One big differentiator between a rally today in 23-24 as opposed to a rally in 2014-15 was the fact कि एक आम बंदा, एक retail investor could invest at the click of a button rather than एक वो पूरा manual process जो 10 साल पहले उसको करना पड़ रहा था. ये mutual funds primary markets में operate करते हैं in terms of inflows and outflows, investments and redemptions. While ETFs generally operate in secondary market. एक मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, एक इंडेक्स या कंपनी लेवल पे क्या हो रहा है और एक इन्वेस्टर लेवल पे क्या हो रहा है. और अगर आप उन तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट में देख रहे हैं तो आपका व्यू खुद ब खुद बन जाएगा मार्केट के ऊपर कि जी आपको क्या करना चाहिए. Hundreds of billions of rupees of banking sector deposits have moved towards money market and income funds. ठीक है जी. तो इससे क्या हुआ कि EUM बेस एकदम से बढ़ गया है. अगर आप अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स देखें तो 400-500 अरब रुपए तो वैसे ही गिर गए म्यूचुअल फंड्स के पास. आपने मुझे रिडेम्पशन भेजी, आज जो डे एंड की नया था ना वो आपकी लॉक हो गई. अब मैं पैसे आपको कल दूं, 2 दिन बाद दूं, 3 दिन बाद दूं, 4 दिन बाद दूं, दैट इज इररेलेवेंट. आपकी जो नैव या प्राइस जो है लॉक हो गई. अब मार्केट यहाँ से 8000 पॉइंट ठुक जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. गवर्नमेंट ये अंडरस्टैंड करे कि पॉलिसी बनाओ, लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और अपनी इंटरफियरेंस मिनिमल रखो, बाकी फिर आप प्राइवेट इन्वेस्टर को करने दें. हमारे यहाँ एक ये नैरेटिव होता है कि जी जो बंदा पैसे बनाता है वो चोर है. इसको आई थिंक खुदाया लोग ख़त्म करें, चाहे वो हमारा मीडिया है, चाहे हम लोग हैं. गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जी इकॉनमी या पॉलिसी डंडे के ज़ोर से नहीं चल सकती, इंसेंटिव्स पे चलती है. अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम फजल भाई, आप बताइए. अल्लाह का शुक्र है. मुस्तफ़ा भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो आपकी प्रमोशन की, बिलेटेड मुबारक. और दूसरा, मैंने देखा था कि आपके फंड्स के माशाल्लाह 165 बिलियन तक रीच कर गए एसेट्स. सो कांग्रेचुलेशंस ऑन बोथ साइड्स. नहीं, थैंक यू वेरी मच. ये ऑब्वियसली जो कंपनी की ग्रोथ आई थिंक स्पेशली ओवर द लास्ट 3 इयर्स, अब तो माशाल्लाह वो जो 165 भी हमारे जो AUM साइज था वो भी थोड़ा सा क्या कहते हैं डेटेड हो गया है. अब माशाल्लाह आई थिंक वी आर क्लोज टू 185-90 के करीब हम पहुंच. तो आई थिंक हमारे नेक्स्ट माइलस्टोन अब 200 होगा. बट नहीं, इट्स ऑल द टीम्स कंट्रीब्यूशन. तो आपको पता है हमारे जैसे काम में आपके लोग ही आपके एसेट होते हैं. तो बस होप टू कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी इंशाल्लाह. मुस्तफ़ा भाई, अभी रिसेंटली कुछ ट्विटर पे मैं देख रहा था, कुछ डिस्कशंस चल रही थी अबाउट म्यूचुअल फंड्स. लोग फिलिपी का डेटा ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं कि जब म्यूचुअल फंड से कुछ अनयूजुअल सी बाइंग या सेलिंग होती है तो दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. इसलिए आपको मैंने तकलीफ दी है टू हैव अ लिटिल बिट डिस्कशन. सो सबसे पहले तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन होगा मेरे ऑडियंस के लिए. आप हमें एक्सप्लेन कर दें कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड और ETF वगैरह में डिफरेंस क्या होता है? तो इसके अंदर देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज द मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करती है, उनके पोर्टफोलियोज मैनेज करती है एसेंशियली. म्यूचुअल फंड्स जनरली पाकिस्तान के अंदर या इस मार्केट की कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो ये अंडर एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर, ये लीगल सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं जो फंड मैनेजर या एसेट मैनेजर क्रिएट करता है. ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं. एवरी वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, चाहे वो मनी मार्केट फंड है, इनकम फंड है, इक्विटी फंड है, बैलेंस्ड फंड है, एसेट एलोकेशन फंड है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम द एसेट मैनेजर इटसेल्फ. ठीक है. ये अंडर द म्यूचुअल फंड और जो SECP के जो रेगुलेशंस हैं उनके अंदर ये ट्रस्ट क्रिएट होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है विद द गवर्नमेंट. और ये इसलिए किया जाता है ताकि प्राइमरली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, और ये सेपरेशन ऑफ जो कस्टडी ऑफ एसेट्स होते हैं, स्पेशली उस चीज़ को आप टारगेट कर रहे होते हैं कि जो फंड के जो एसेट्स होते हैं और जो मैनेजर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उनके अंदर कोई मिलावट या कोमिंगलिंग ना हो, वो सेपरेट रहें.
when you are managing it through mutual funds. तो इसके अंदर जो हमारी इवन जो कस्टडी जो होती है और जो हमारे जो ट्रस्टीज होते हैं वो सारे थर्ड पार्टीज होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर प्राइमरीली जो डिफरेंट जो इकोसिस्टम बनता है अराउंड अ म्यूचुअल फंड वो क्या होता है. एक आपका म्यूचुअल फंड होता है, जैसे मैंने बताया, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर. उसका मैनेजर होता है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है. उसका एक ट्रस्टी एंड कस्टोडियन होता है जो पाकिस्तान के अंदर जनरली सीडीसी जो हमारा है वो एक रोल प्ले करता है. तो अदर देन सीडीसी बीइंग द कस्टोडियन, जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटीज पार्क करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट की, वो एक ट्रस्टीशिप का भी उनके डिविजन्स और उनका एक रोल है जो वो म्यूचुअल फंड्स की ट्रस्टीशिप करते हैं. ट्रस्टी का क्या काम होता है? ट्रस्टी एसेंशियली इंश्योर ये करता है कि जो भी इस फंड को या इस प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा है वो विद इन दी लीगल जो गाइडलाइंस हैं उस फंड की, जो उसका ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है, जो उसकी ट्रस्ट डीड है, उसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है और उसके पैरामीटर्स के अंदर वो काम कर रहा है, वाइल इंश्योरिंग के जी जो SECP रेगुलेशंस और बाकी चीज़ें हैं वो जो है रिस्पेक्ट हो. तो इसके अंदर ये चीज़ें असेसमेंट करना कि एसेट मैनेजर कौन है, फिर म्यूचुअल फंड कौन है, इसके अंदर ऑफन लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जी अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर एग्जांपल बंद हो गई कल तो जी म्यूचुअल फंड को क्या होगा. बट ये स्ट्रक्चर आई थिंक इसलिए बनाया गया है ताकि ये अगर कल मैनेजर सपोज कल बंद ही हो जाए फॉर एनी रीज़न वॉट एवर हैपन्स कि जी मैनेजर खुद डिसाइड कर ले या कोई और ऐसा एक्सटर्नल इवेंट हो जाए जिससे एसेट मैनेजमेंट कंपनी बंद हो जाए, क्या इसका मतलब है क्या वो म्यूचुअल फंड जो वो मैनेज कर रही है वो ख़त्म हो जाएगा या उड़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो सेपरेट हैं लीगली. और होगा क्या कि इन दैट सिचुएशन के SECP जो है वो स्टेप इन करेगा. वो प्रॉब्ली जो इन्वेस्टर्स हैं उस फंड के उनसे वो पूछेगा कि जी ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि हम एक नया मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं आपके लिए, तो आप उस हिसाब से अपनी चूज कर लें नए मैनेजर को. तो आई थिंक वो मे बी थ्रू अ वोटिंग प्रोसेस एक्सेट्रा होता है. So in that sense, mutual funds are quite a safe product for investors in terms of protection and in terms of stability and continuity. ETF, of course, is a slightly separate structure in the sense के हमें पता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर और ETFs के अंदर प्राइमरली जो फ़र्क होते हैं, वन इज़ दैट कि म्यूचुअल फंड्स प्राइमरी मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं in terms of inflows and outflows, investments and redemptions. While ETFs generally operate in secondary markets, right? So for example, if you're an investor in a mutual fund, आपको जब inflow देना होता है या आपने जब redemption लेनी होती है तो आप मैनेजमेंट कंपनी के पास आते हैं कि जी आप मैंने इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको फ्रेश यूनिट्स इशू कर देते हैं. सिमिलरली जो अगर आपने पैसे निकालने होते हैं तो आप अपनी रिडेम्पशन के लिए जाते हैं तो आप अगेन मैनेजमेंट कंपनी के पास जाते हैं, वो आपके यूनिट्स रिडीम करके आपको दे देता है. ETF में जनरली क्या होता है कि वो सेकेंडरी मार्केट में होती हैं, तो दे वुड मे बी लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज और वहाँ पे उनकी बाइंग और सेलिंग हो रही होगी यूनिट्स की. तो व्हेन यू आर सेलिंग या बाइंग एन ETF, यू आर जनरली नॉट रिडीमिंग और इशूइंग यूनिट्स. आप बेसिकली अपने यूनिट्स किसी और को बेच रहे हैं या किसी और से खरीद रहे हैं. द अदर बड़ा डिफरेंस जनरली जो होता है ETFs और म्यूचुअल फंड्स में, जनरली स्पीकिंग, इज दैट ETFs आर बाय एंड लार्ज, दिस इज नॉट 100%, मगर मोस्टली पैसिव व्हीकल्स होती हैं. They're generally tracking some kind of index, चाहे वो फिक्स्ड इनकम का हो, कमोडिटीज़ का हो, एक्विटीज़ का हो. तो वो किसी थीम या इंडेक्स या बेंचमार्क को ट्रैक कर रही होती हैं और वो एसेंशली पैसिव व्हीकल्स होती हैं. म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली एक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होती हैं, तो दे मे follow the benchmark somewhat, they may differ from the benchmark somewhat, they may take different bets. And I think third बड़ा aspect क्या होता है या difference between ETFs and mutual funds is that के ETFs generally बहुत low cost structure पे operate करते हैं. उनकी management fees बहुत low होती हैं, उनके जो TER जो हम total expense ratio कहते हैं वो बहुत low होते हैं. Mutual funds slightly more expensive होते हैं, उसके अंदर management fees थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और उनके जो expense ratio होता है वो होता है. तो these are probably some of the major, अगर आप पूछे ना कि डिफरेंसेस या फीचर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. पाकिस्तान में कुछ ETFs तो हैं, लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, लोग उनको बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 100 इंडेक्स का कोई ETF नहीं है. छोटे मोटे KSE 30 वगैरह के हैं, कुछ शरिया कंप्लाइंट हैं, लेकिन उनमें कुछ सिलेक्टिव कंपनीज होती हैं. सो अगर
जैसे नास्डाक का है, S&P 500 का है, सो क्या ये ETF मेंटेन करना मुश्किल है या इंडेक्स फंड कह लें वो मुश्किल है पाकिस्तान में? अभी तक KSE 100 का क्यों नहीं है? अभी मैं SECP के चेयरमैन साहब को ट्विटर पे पढ़ रहा था, वो भी कह रहे थे कि होना चाहिए। सो ये क्यों नहीं है अभी तक? इसमें क्या मुश्किलात हैं जो कि इसको अभी तक जिन्होंने बनने नहीं दिया? आई थिंक इसके अंदर देखें ऑफन होता क्या है कि व्हेन यू टॉक टू रेगुलेटर्स ना, तो रेगुलेटर तो कहेंगे कि नहीं जी यही होना चाहिए, और वो ऑफन पुश करेंगे, फोर्स करेंगे जो एसेट मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट कंपनीज को है कि जी आप ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, आप ETFs लॉन्च करें, आप इंडेक्स ट्रैकर्स लॉन्च करें। और हमने देखा भी है कि मार्केट में आए भी हैं, सेवरल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने अपने डिफरेंट काइंड ऑफ ETFs लॉन्च भी किए हैं। I wouldn't say that they have been super successful in terms of attracting investment, yeah, in terms of creating depth and liquidity in the markets, yeah, the benchmark, yeah, the sectors that they operate. Magar obviously they are first steps, so you don't even expect कि जी वो overnight success हो जाएगा. देखिए, I think इसके अंदर जो alignment of incentives होना काफ़ी ज़रूरी है. For an asset management company to launch and operate an ETF, the one thing that is important is that there needs to be a market for it. बिकॉज ETF, जैसे मैंने कहा कि जो मैंने तीसरा जो डिफरेंशिएशन जो बताई थी बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड, वो जनरली कॉस्ट स्ट्रक्चर्स में बताई थी, और इन टर्म्स ऑफ जो कॉम्पनसेशन एसेट मैनेजर को मिलती है फ्रॉम मैनेजिंग दोज प्रोडक्ट्स, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती है म्यूचुअल फंड की और ETF की। तो अगर सपोज आप ETF के अंदर अगर सपोज 20 बिप्स चार्ज कर रहे हैं एज अ फी फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जाम्पल यू मे बी चार्जिंग 1%, तो फॉर अ एसेट मैनेजर 20 बिप्स वर्सेस 1%, 5 टाइम्स का फर्क है। तो उसके लिए इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव कि वो किस प्रोडक्ट को तरजीह देगा, किसके ऊपर प्रायोरिटाइज और फोकस रखेगा, वो इज एब्सोल्युटली क्लियर। ज़ाहिर है वो अपने हाई मार्जिन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगा, और उसका इंसेंटिव टू लॉन्च एंड ऑपरेट एंड मेंटेन एंड डिवोट रिसोर्सेज, डिवोट टाइम, डिवोट एफर्ट, डिवोट मनी के जब मैं ETFs को फोकस करूं, वो ज़ाहिर है उसका नेचुरली इंक्लिनेशन नहीं होगा। ये इंक्लिनेशन या इंसेंटिव कब अलाइन होगा? जब वो मार्केट के अंदर वो स्केल होगा, राइट? कि जब आपकी जब इन्वेस्टर बेस ऐसी होगी, जब आपकी मार्केट्स के अंदर इतनी ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, इतने इन्फ्लोज होंगे कि जहां एसेट मैनेजर एक रियलिस्टिक डिटर्मिनेशन करे कि जी अगर आज मैं ये ETF लॉन्च करता हूं, तो ठीक है अभी नहीं, मगर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स डाउन द लाइन इसका स्केल इतना बड़ा हो जाएगा कि इवन अगर इसके ऊपर मुझे 10 या 20 बिप्स या जो भी मैं फी कमा रहा हूँ, so it will be worth all the time and effort, right? So I think that has generally been the sort of issue for asset managers in Pakistan, कि हमारी मार्केट जनरली एक लिमिटेड नेचर की थी in terms of investor participation, number of investors, the amount of liquidity, the amount of turnover, the amount of activity जो मार्केट्स में थी. Obviously lately we've seen कि बहुत सारा इंटरेस्ट आया है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ प्री रेक्विजिट कि इस तरह की जब मार्केट्स होंगी, मार्केट डेवलप होगी, रैली होगी, इंटरेस्ट आएगा, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो फिर आपको साथ साथ प्रोडक्ट इनोवेशन भी मिलेगी. हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं ऑफन, आई थिंक जो मेरी ये ओपिनियन है, अदर पीपल में डिफर, इज दैट के हम वेस्टर्न मार्केट्स या डेवलप मार्केट्स को देखते हैं और हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स देखते हैं और हम यहाँ पे फोर्स करने की कोशिश करते हैं बिफोर देयर टाइम. ठीक है ना? आपने मार्केट को मैच्योर होने देना चाहिए, और जब आप मार्केट मैच्योर होगी और अपॉर्चुनिटीज़ जब आएंगी, तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंपनीज हैं जैसे AMCs हैं या ब्रोकरेज हाउसेज हैं या जो भी हैं, वो खुद ही वो इनोवेशन करेंगी, उस तरफ जाएंगी जब उनको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी. तो आई थिंक द रेगुलेटर नीड्स टू टेक अ बैक सीट. वो रादर देन फोर्स करे लोगों को कि नहीं जी आपने ये चीज़ बाय दिस डेडलाइन लॉन्च करनी है, या आपने ये फीस करनी है, या आपने ये ETF लॉन्च करना है. आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें, एफिशिएंसी करें, रादर देन फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर फिक्र करें कि जी एसेट मैनेजर कितने पैसे कमा रहा है, आप शायद अपनी फीस के ऊपर नज़र रखें कि जी आपकी कितनी फीस हैं जो इन्वेस्टर को देनी पड़ती हैं. ठीक है ना? तो मैं दैट वुड बी माय व्यू ऑन इट कि जी ये पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेसेंट मार्केट है, यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन अभी बहुत लो लेवल पे है, मगर जैसे मार्केट चलेगी तो चीज़ें भी आपको नजर आएंगी. इफ़ यू रिकॉल, आई थिंक बिकॉज खजर भाई वी टॉक्ड मल्टीपल टाइम्स ओवर द लास्ट 1-2 साल, तो I was quite bullish on the fact last year perhaps कि जी पाकिस्तान के अंदर अभी तक टू डेट रिटेल इन्वेस्टर ने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, और
परहैप्स जो टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन जो हमने 3G 4G मोबाइल फ़ोन्स का देखा था, जब लास्ट टाइम मार्केट्स रैली कर रही थी तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, लोगों के पास एक्सेस ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से द वन बिग डिफरेंशिएटर बिटवीन अ रैली टुडे in 23-24 as opposed to a rally in 2014-15 was the fact कि एक आम बंदा, एक रिटेल इन्वेस्टर could invest at the click of a button rather than एक वो पूरा मैनुअल प्रोसेस जो वो 10 साल पहले उसको करना पड़ रहा था। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मार्केट्स के लिए थी। और perhaps that combination of के मार्केट में एक अच्छी रैली, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं और मार्केट्स री-रेट कर रही हैं और एट द सेम टाइम आपके पास वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अब हाथ में है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर रिटेल इन्वेस्टर की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है। तो उसके अंदर अगर आप देखें भी, आप डेटा भी निकाल के देखें ऑफ द लास्ट सेवरल मंथ्स, जो नए अकाउंट्स हैं, नए जो UINs इशू हो रहे हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जिसको हम कहते हैं कि इट इंडिकेट्स कि नया इन्वेस्टर, तो वो बाय द थाउजेंड्स नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो जो 2 लाख इन्वेस्टर बेस जिसको हम हर दफ़ा कोसते थे पिछले 10 सालों से, वो अब आई थिंक 3.5 लाख पहुंच गया है। तो आई मीन इवन तो 3.5 लाख एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत छोटा नंबर है, मगर गोइंग फ्रॉम 200,000 to 350,000 इन अ ईयर, दैट्स लाइक 70% ग्रोथ, तो दैट्स मैसिव। मुस्तफ़ा भाई, आप तो बहुत खिदमत कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। ये हमारा चौथा सेशन है, हमने एक ट्विटर स्पेसेस भी की थी, उसके बाद ये तीसरी पॉडकास्ट है। जब लोग डरे हुए थे तब भी आपसे पॉडकास्ट हुई थी, एंड जैसा कि आपने कहा, आपने उस टाइम भी कहा था कि बेस्ट टाइम है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू जॉइन द पार्टी। और दूसरी पॉडकास्ट भी हमने की थी जिसमें इंटरेस्ट रेट्स नहीं गिर रहे थे, तो आपका हैवीली ये स्टांस था कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए, और फिर वो जल्दी इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं। मुस्तफ़ा भाई, गोइंग बैक टू इंडेक्स, मेरा जो एक एज अ कस्टमर फीडबैक है कि जब मैं मार्केट में ETF देखता हूँ और उनमें देखता हूँ कुछ कंपनीज, तो मैं सोचता हूँ अगर मैंने एक्सचेंज से ये बाय करना है ETF, तो मैं वो कंपनी खुद ही बाय कर लेता हूँ जो ETF में है। लेकिन अगर पाकिस्तान में इंडेक्स फंड होगा KSE 100 का, तो देखें 40,000 से मार्केट 1.20 के पास है, 3 गुना मेरे पैसे हो चुके होते। और ये सक्सेस स्टोरीज जो और लेके आती लोगों को, लोग समझते कि मैंने 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो बाहर भी अब अगर देखें, वॉरेन बुफे से लेके मैं जिसको भी सुनता हूँ ना, वो मशवरा यही देते हैं, अगर आपके पास 1 लाख $1.5 लाख एंड जस्ट बाय द इंडेक्स फंड। सो मेरा ख्याल है KSE का अगर हो जाएगा ना, तो मेरे जैसे लोग भी इंस्टेड ऑफ बाइंग द कंपनी अपने पैसे इंडेक्स फंड में डाल देंगे। मुस्तफा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने जब भी प्रीवियसली बात की, इन पे हैवीली फोकस किया था। अभी तो खैर लोग देखते ही नहीं होंगे क्योंकि अभी तो पैसे बन रहे हैं मार्केट में। सो आपका व्यू क्या है अभी पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में? 13% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है, रुपी जो है वो काफ़ी स्टेबल है, एक जगह बैठा के रखा हुआ है, जैसे पब्लिक को बैठाया हुआ है वैसे रुपये को भी बैठाया हुआ है। और बाकी भी जो चीज़ें हैं, आपके ख्याल में अभी कैसी लग रही हैं आपको ओवरऑल? आई थिंक इसके अंदर अगर हम देखें तो इफ जो हमने प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस भी करी हैं, तो हमने जब इन्वेस्टर्स को एडवाइस भी किया था कि अगर आप बिकॉज ऑफन टाइम्स मुझे याद है अराउंड 60,000 70,000 पे लोग बड़े जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे या नए इन्वेस्टर्स थे, उनका यही सवाल होता था कि शुड वी बी इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज पे उस टाइम पे थी। और मैं लोगों को यही कहता था कि जी देखें, यू कैन आस्क मी माय पर्सनल ओपिनियन, मगर बेहतर ये हो कि आप खुद असेसमेंट करें। और मैंने उसके अंदर आई थिंक वी डिस्कस दैट ऑन योर लास्ट पॉडकास्ट ऑल्सो, मैंने कहा था एक सिंपल फ्रेमवर्क अगर आप अपने पास रखें कि इन टर्म्स ऑफ कि जी जो 3 मेजर लेवल्स ऑफ एनालिसिस आप कर लें, कि जी एक मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, एक इंडेक्स या कंपनी लेवल पे क्या हो रहा है, और एक इन्वेस्टर लेवल पे क्या हो रहा है। और अगर आप उन तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट में देख रहे हैं, तो आपका व्यू खुद ब खुद बन जाएगा मार्केट के ऊपर कि जी आपको क्या करना चाहिए।
तो लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड इट कि जी देखें मैक्रोज में हमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही थी, करेंसी के ऊपर स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल अकाउंट पर स्टेबिलिटी, रिजर्व्स बढ़ रहे थे, आईएमएफ हो चुका था, इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन उस टाइम पे शायद नहीं हुए थे मगर एक्सपेक्टेशंस थी कि जी गिरेंगे। तो मैक्रो लेवल्स पे हम कह रहे थे कि जी हमें चेक मार्क मिल रहा था। फिर जब हम इंडेक्स के कंपनी लेवल पे बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि जी आप इंडेक्स की वैल्यूएशंस देखें तो अभी भी बहुत सस्ती हैं, आप कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो आप वहाँ पे भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा सेक्टर बाय सेक्टर अगर आप चलें। एंड देन ऑन एन इन्वेस्टर लेवल अगर आप बात करें जो तीसरा लेवल था कि जी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी फ्लो आपको क्या नज़र आ रहा था, उस टाइम पे भी हमने मेंशन किया था कि जी इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है अभी भी सिग्निफिकेंटली अंडर इन्वेस्टेड है मार्केट्स में और बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये बहुत डीप पूल्स ऑफ लिक्विडिटी हैं जो मार्केट में डिप्लॉय हो सकते हैं। तो जब आप ये इन 3 लेवल्स पे असेसमेंट करते तो आपको उस टाइम पे भी एट अराउंड 65,70,75,000 आप फिर भी एक पॉजिटिव एंड एक बुलिश व्यू बना सकते थे मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। आज अगर हम बैठ के देखें तो वो जो ट्रेंड्स हैं वो सोलिडिफाई और स्ट्रेंथन हुए हैं। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो चीज़ें हम देख रहे थे या प्रोजेक्ट कर रहे थे या एनालिस कर रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ कि जी इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाएंगे, इन्फ्लेशन कहाँ बैठेगी, एक्सटर्नल अकाउंट कहाँ जाएगा, वो जो डेवलपमेंट्स या जो प्रोग्रेस है वो शायद बेटर देन एक्सपेक्टेड हुई है। लाइक इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हमने लास्ट रिकॉर्डेड है 4.9% का, लोग शायद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी 5% पे 2024 में हमें नंबर नज़र आएगा। बिकॉज लोग तो ये मजाक उड़ाते थे ना कि जी जो स्टेट बैंक का जो 5 to 7% टारगेट है वो तो पता नहीं जी 2025, 35, 45 कब आएगा। तो वो तो हमने 2024 में ही देख लिया कि जी वीव सीन इट एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि अनलेस देयर इज सम बिग शॉक टू द सिस्टम, इन्फ्लेशन की जो ट्रैजेक्टरी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक वो इसी रेंज में रहनी है, 4-5% की रेंज में। ठीक है जी। उसके बाद शायद एक थोड़ा बहुत एक टेम्परेरी स्पाइक आएगा मगर बाय एंड लार्ज आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स आपने ये 3-4% या 5% का ही लेवल देखना है। सेकेंडली इंटरेस्ट रेट्स पे ज़ाहिर एक मेजर वो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जी बाय ईयर एंड अराउंड 15% पे रेट्स आ जाएंगे। तो आज ईयर एंड तो अभी खैर लास्ट पॉलिसी आ गई है साल की, मगर हम 15 से आज हम एक्चुअली 13 पे हैं। तो इनफैक्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड जो ब्रॉड एक कंसेंसस था मार्केट में कि जी रेट्स अगर 5-6% गिर सकते हैं तो वो 8-9%, 9% डाउन है फ्रॉम इट्स पीक। तो वो भी एक ज़ाहिर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एंड बिकॉज एक्सपेक्टेशंस जो हैं फॉरवर्ड लुकिंग भी यही हैं कि जी शायद कंटिन्यू रहेंगे, तो आज भी रेट्स अंडर 13% ही आपको मिल रहे हैं। आप एक्सटर्नल अकाउंट का देखें, कल ही करंट अकाउंट का नंबर आया है। आई थिंक पाकिस्तान पोस्टेड हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, ये जो $700 मिलियन का किया है। और आप पहले 5 महीने का डेटा उठा के देखें तो पाकिस्तान सरप्लस में ही है ओवरऑल अपनी करंट अकाउंट साइड पे। रिजर्व साइड पे अगर आप देखें तो जी $12 बिलियन प्लस स्टेट बैंक के रिजर्व्स हो गए हैं। मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो पॉलिसी या जो डायरेक्शन है स्टेट बैंक का वो काफ़ी अच्छा है। बिकॉज हमने इन द पास्ट देखा है कि स्टेट बैंक ने जब डॉलर लिक्विडिटी आई है और जब सपोज हॉट मनी फ्लोज आए हैं या आईएमएफ के फ्लोज हों, वर्ल्ड बैंक के हों, एडीबी के हों, इस तरह के फ्लोज जब होते हैं तो ऑफन हम बहुत शॉर्ट टर्म नियर टर्म के ऊपर हम फोकस कर जाते हैं कि यार आज जितना फ़ायदा निकालना है निकाल लो। और फिर उसके अंदर क्या होता है कि आप फिर रुपी को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, रुपी के अंदर स्ट्रेंथ आप करते हैं, आप अपने डॉलर्स रुपी को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमने प्रीवियस साइकिल्स में भी देखा कि स्टेट बैंक या गवर्नमेंट ने एक्टिवली डॉलर सेल किए या लोन्स लेके डॉलर सेल किए, डॉलर लोन्स लिए फिर उन डॉलर्स को मार्केट में बेचा ताकि रुपी को स्टेबल रखें। आज उल्टा हो रहा है, पाकिस्तान अभी भी लोन्स ले रहा है मगर एक्चुअली अगर आप डेटा उठा के देखें, एंड दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव आई थिंक स्टेट बैंक का, कि वो ये डेटा अब शेयर करता है, लैग के साथ करता है, मगर वो अपने बताता है कि मैंने मार्केट से कितने डॉलर बाय सेल किए विद अ 3 मंथ लैग। तो अगर आई थिंक अगस्त तक का डेटा आ चुका है, तो जून जुलाई अगस्त में आई थिंक जो स्टेट बैंक ने जो डेटा शेयर भी किया है, आई थिंक $500 to $700 मिलियन अ मंथ वो मार्केट से परचेसिंग कर रहा है डॉलर्स की। तो एनालिस्ट का एक्चुअली व्यू तो ये अब बनता जा रहा है कि जी अगर स्टेट बैंक ये डॉलर्स परचेस नहीं कर रहा होता तो ये जो 277, 278 पे रुपया जो रोका हुआ है ये शायद यहाँ से नीचे आ जाता रादर देन ऊपर जाने के। बिकॉज वो एक बाइंग प्रेशर जो स्टेट बैंक का था कि वो
रुपया बेच के डॉलर्स खरीद रहा था, तो दैट्स कीपिंग द रुपी एट 278. तो फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथन और स्टेबलाइज होती हुई फर्दर नजर आ रही है. इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रिकवरी अगर हम बात करें, थोड़े से ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी हैं. आई थिंक ऑन ग्राउंड सिचुएशन अभी भी काफ़ी मुश्किल है फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज इन टर्म्स ऑफ अगर आप उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें, उनके सेल्स के नंबर्स देखें. आप कंपनीज स्पेशली जो थोड़ी सी डिस्ट्रेस्ड या मोर सिक्लिकल ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे अभी भी इश्यूज हैं. बट थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी आपको नज़र आ रहे हैं. अगर आप सपोज लेटेस्ट जो ऑटो सेल्स का डेटा निकाल के देखें, आप पेट्रोलियम सेल्स का डेटा निकाल के देखें, आप सीमेंट सेल्स का डेटा, फर्टिलाइजर सेल्स का डेटा, जो हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक डेटा होता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत आपको रिकवरी नज़र आ रही है. एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि नाउ विद द डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट्स कि ये जो रिकवरी है शायद स्ट्रेंथन हो इन द मंथ्स अहेड. तो फ्रॉम द लास्ट टाइम वी स्पोक, आई थिंक जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो चीज़ें हैं वो बेहतर हैं. एक जो मैं प्रॉब्लम एरिया हाईलाइट करूँगा जो एक परसिस्टेंट रहा है, और एक ये कंसर्न फॉर इन्वेस्टर्स भी हो सकता है एंड पीपल लाइक मी हु लुक एट द इकोनॉमी, वो ये है कि जी जो आपने टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स अपने बनाए हुए थे अंडर द IMF प्रोग्राम, वो कंसिस्टेंटली आप मिस किए जा रहे हैं. और आप मिस कोई छोटे गैप से नहीं कर रहे कि जी 5-10 अरब रुपए से आप मिस कर रहे हैं टारगेट. आप मंथली 50, 60, 70, 80 बिलियन रुपीज़ अ मंथ से आप वो मिस कर रहे हैं टारगेट्स. एंड हो क्या रहा है कि आपका जो क्यूमुलेटिव जो शॉर्टफॉल है अब 5 महीने का, जो अब ये माली साल का जो हम देख रहे हैं, वो अराउंड 350 और बिलियन हो चुका है. तो इसके अंदर आई वुड से कि ये एक गवर्नमेंट के लिए इशू है कि इन टर्म्स ऑफ कि इसको ये किस तरह हैंडल करेगी विद द IMF, और किस तरह हैंडल करेगी इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, एंड इन टर्म्स ऑफ जो इसने जो टैक्स नेट बढ़ाना है, वाइडन करना है, मोर टैक्स पेयर्स इसने मार्केट के अंदर लेके आने हैं. तो इसके अंदर आई वुड से कि गवर्नमेंट या इन्वेस्टर्स या मार्केट्स के लिए यही रिस्क है कि जी नेक्स्ट क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर 2025 जो हम देखेंगे, जनवरी मार्च का क्वार्टर जो है, उसके अंदर IMF का आपका रिव्यू होगा. ठीक है जी. और वो नॉर्मली दिसंबर एंड डेटा आपका लेंगे और उसके ऊपर वो असेसमेंट करेंगे कि जी पाकिस्तान ने कौन से क्वांटिटेटिव टारगेट्स को मीट किया, कौन से नहीं किया. तो ये एक बड़ा टारगेट है पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन का, जहाँ पे आप मिस कर रहे होंगे. ठीक है जी. और उसके अंदर गवर्नमेंट प्रॉब्ली अपने जो रीजंस देगी वो ये कहेगी कि देखें जो इन्फ्लेशन थी वो एक्सपेक्टेशन से कम थी, तो नॉमिनल कलेक्शन या नॉमिनल ग्रोथ जो टैक्स में होनी चाहिए थी वो हमें नज़र नहीं आई. ठीक है जी. जो क्या कहते हैं आपकी जो करंट अकाउंट या इंपोर्ट का जो नंबर था वो लोअर देन एक्सपेक्टेड था बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस नीचे थी. तो उससे जो हमें टैक्स कलेक्शन या कस्टम्स ड्यूटी या सेल्स टैक्स की कलेक्शन थी वो लोअर देन एक्सपेक्टेड थी बिकॉज हम करंट अकाउंट सरप्लस में थे रादर देन अ डेफिसिट. तो गवर्नमेंट की अपनी जस्टिफिकेशंस होंगी इसके अंदर, वो अपनी IMF को दलाइल देंगे कि जी क्यों हमने इस टारगेट को मिस किया. मगर आई थिंक दैट टारगेट का मिस काफ़ी बड़ा है. तो इट इज़ प्रिटी लाइकली आई वुड से, या आई वुड से इट वुड बी डिफिकल्ट कि गवर्नमेंट उस रिव्यू में जब जाएगी तो वो मिनी बजट से बच जाए. तो उसको प्रॉब्ली कुछ ना कुछ रेवेन्यू मेजर्स लेके आने पड़ेंगे. और हमने ये भी देखा है कि जो अटेम्प्ट्स की गई हैं कि ताजर दो स्कीम की अटेम्प्ट हमने देखी वो अभी तक नाकाम है. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एग्रीकल्चर टैक्स की लेजिस्लेशन और कलेक्शन के ऊपर काम करना है. हिस्टोरिकली ज़ाहिर हमें पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव सरप्राइज होगा अगर आप कलेक्ट कर पाएँ. आई थिंक हमारी स्टेटस को या बेस केस एक्सपेक्टेशन तो यही होनी चाहिए कि जी यहाँ से कोई खातिर पा आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो वो जो शॉर्टफॉल्स है फिर आपने कैसे मीट करना है, आपने कहीं ना कहीं रेवेन्यू मेजर्स लेने पड़ेंगे. तो आई थिंक वो एक मार्केट्स के लिए is something to watch for because it could create inflationary pressure. ज़ाहिर आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ सकता है. तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस vis-a-vis इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स शायद वो ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी चेंज हो जाए. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ के जो IMF के जो रिव्यूज़ हैं और जो आपको जो ट्रांचेस मिल रही हैं, अगर वहाँ पे कोई डिले हो जाता है या वो स्ट्रेच आउट हो जाता है बिकॉज ये नेगोशिएशंस बैक एंड फोर्थ हो रही हैं, तो वहाँ पे भी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है
ओवर द रुपी, ओवर रिजर्व्स, ओवर करेंसी स्टेबिलिटी। तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक ये एक थोड़ा सा क्लाउड है जिसके ऊपर हमने केयरफुल रहना है। मुस्तफा भाई, प्रीवियसली जब हम बात करते थे, मार्केट को देखते थे 65 या उसके आगे पीछे कुछ स्टे करती थी, साइडवेज होती थी, तो बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाते थे कि शायद टॉप लग गया। और जो बहुत सारे बुलिश आर्ग्यूमेंट्स होते थे उनमें एक ये होता था कि अभी फंड्स का पैसा तो आया ही नहीं है, वो अभी भी उस टाइम लो रिस्क में पड़ा हुआ था। सो राइट नाउ फंड्स का एक्सपोजर जो टुवर्ड्स इक्विटी है वो किस तरह है? उन्होंने अपनी जो एलोकेशंस हैं वो कंप्लीट कर ली हैं या कि अभी स्टिल ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम लो टू हाई रिस्क, और अगले 6 महीने में हम ये इनफ्लोज किस तरह देख सकते हैं? तो इसके ना फिर भाई अगेन आई विल रेफर टू आवर प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस के म्यूचुअल फंड्स या एसेट मैनेजर्स जैसे हम होते हैं, हमारे पास इसेंशली दो तरह के क्लाइंट होते हैं जिनको हम कहते हैं जी डिस्क्रिशनरी क्लाइंट या तो होता है या नॉन डिस्क्रिशनरी होता है। ये जनरली हम ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हम अपने एसएमएस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्पेशली मैनेज्ड अकाउंट्स होते हैं। मगर इवन जो म्यूचुअल फंड का पैसा होता है वो भी प्रॉब्ली अगर आप कैटेगराइज करें ये दो इन कैटेगरीज में कहता है। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है कि वो जो म्यूचुअल फंड का पैसा होता है वो मेरी मर्जी या मेरे गाइडेंस या डायरेक्शन पे मूव होता है फ्रॉम लो रिस्क टू मीडियम रिस्क टू हाई रिस्क। नॉन डिस्क्रिशनरी वो होता है कि जी वो क्लाइंट का पैसा है, दे हैव चोजन टू बी अ क्लाइंट ऑफ सपोज लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स, वो मेरे मनी मार्केट फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, इनकम फंड में भी करते हैं, और हमने उन्हें डिसाइड किया कि जी मैंने एक्विटीज़ में करना है, ठीक है ना। वो शायद मेरा ओपिनियन पूछ लें मगर वो डिसीजन टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, टू कन्वर्ट फ्रॉम मनी इनटू द इक्विटी फंड या कन्वर्ट फ्रॉम द इनकम फंड टू द इक्विटी फंड, वो प्योरली उनका है और उनका आउटफ्लो का भी डिसीजन प्योरली उनका होगा, ठीक है जी। तो प्राइमरली मैं ये कहूँगा कि जो म्यूचुअल फंड्स या एसेट मैनेजर्स के पास जो पैसा है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर वो नॉन डिस्क्रिशनरी की कैटेगरी में फॉल करता है। तो इन्वेस्टर्स आर मेकिंग दोज डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स। तो इन दैट सेंस म्यूचुअल फंड ओनली एक लिक्विडिटी व्हीकल की तरह एक्ट करती है। म्यूचुअल फंड खुद नहीं डिसीजन कर रही, उसके पास इनफ्लो आ रहा है तो वो बाइंग कर रही है, आउटफ्लो हो रहा है तो वो सेलिंग कर रही है। तो इवन अगर आप देखें फ्रॉम जून या जुलाई 2023 टिल अगस्त 2024 mutual funds were net sellers, right? From 40,000 to 80,000 म्यूचुअल फंड ने $1 की भी नेट, आई मीन ग्रोस लेवल पे तो बाइंग कर रहे होंगे, नेट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, नेट लेवल पे वो नेट सेलर्स थे, ठीक है ना। हमने डिफरेंट सेगमेंट्स देखे कि कभी इंडिविजुअल्स बायर बन गए, कभी बैंक्स बायर बन गए, कभी इंश्योरेंस बायर बन गया, फॉरेन इन्वेस्टर बायर बना, मगर म्यूचुअल फंड्स थ्रू आउट सेलिंग एंड इट वाजंट बिकॉज म्यूचुअल फंड कोई अपना एक्विटीज का एक्सपोजर कम कर रहा था। अगर आप इंडिविजुअली एक्विटी फंड्स की रिपोर्ट्स निकाल के देखेंगे बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर और उसके एक्सपोजर लेवल्स आप देखें कि जी वो कितने इन्वेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक फंड क्या फंड मैनेजर रिपोर्ट निकाल के देखें तो बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ दोस फंड्स वर ऑलवेज इन्वेस्टेड एट 95%, यानी फुली इन्वेस्टेड, बिकॉज 3-4% तो वैसे ही ऑपरेशनली कैश फ्लो मैनेजमेंट वो अपनी कर रहे होते हैं, मगर 95% इन्वेस्टेड थे। तो दैट मीन्स के म्यूचुअल फंड का डिसीजन टू बाय एंड सेल वाज नॉट ड्रिवन बाय एनी व्यू, इट वाज प्योरली ड्रिवन बाय इन्वेस्टर इनफ्लो आउटफ्लो। इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो हो रहा था टिल अगस्त 2024, तो म्यूचुअल फंड नेट सेलर था। अब सितंबर ऑनवर्ड्स जब रेट्स भी नीचे आ गए या आना शुरू हो गए, जो 22-23% के जो रिटर्न्स थे मनी मार्केट इनकम फंड्स के अंदर वो नीचे आना शुरू हुए, लोगों ने देखा कि जी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, IMF के ऊपर क्लैरिटी आई, इन्फ्लेशन नीचे आई, लोगों को थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नज़र आई, तो वो जो लिक्विडिटी का शिफ्ट है वो मूव होना शुरू हुआ टुवर्ड्स इक्विटी फंड्स। यू नो आई टॉक्ड अबाउट दिस लास्ट ईयर। आजकल लोग काफ़ी कोट करते हैं कि जी मार्केट की पीक पे 50% एलोकेशन थी इक्विटी फंड्स की इन ओवरऑल AUM जो इंडस्ट्री मैनेज करती थी, आज जी वो 10% है। तो जी वो 10 का 15 हो जाए, 20 हो जाए तो पता नहीं, वो तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ आ जाएंगे। ये मैंने भी बातें करी थी आपके साथ लास्ट ईयर आई थिंक। तो दैट इज़ ऑल ट्रू, मगर देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो पीपल शुड अंडरस्टैंड। वन के अभी एक म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या हो रहा है इज दैट के यहाँ पे जो AUM की जो ग्रोथ है, जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो ग्रो कर रहे हैं, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में है अभी। वो एक
आर्टिफिशियल मैं नहीं कहूँगा कि, मगर यहाँ पे एक मार्केट में एक डिस्टॉर्शन हो रही है, और वो डिस्टॉर्शन जो है वो बैंकिंग सेक्टर की है, जो म्यूचुअल फंड्स पे आपको नज़र आ रही है। बैंकिंग सेक्टर में वी नो कि वो एडीआर टैक्सेशन का इशू है, तो बैंक्स ने अग्रेसिवली एंड एक्टिवली अपने डिपॉजिट बेस शेड किए हैं, और प्राइमरली बिकॉज आपकी बड़ी जो एएमसीज हैं वो सारी बैंक बैक्ड हैं, तो बैंक्स ने अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो उन्होंने अपनी एएमसीज की तरफ शिफ्ट करी हैं। ठीक है जी, तो hundreds of billions of rupees of banking sector deposits have moved towards money market and income funds. ठीक है जी, तो इससे क्या हुआ कि AUM बेस एकदम से बढ़ गया है। अगर आप अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स देखें तो 400-500 अरब रुपए तो वैसे ही गिर गए म्यूचुअल फंड्स के पास। सेकेंडली आप देखें कि जो एक ये फिनोमेना चला था कि अपने एडवांसेस बढ़ाने के लिए, ये मीडिया में भी वेल डॉक्यूमेंटेड है कि बैंक्स ने काइबोर माइनस पे लेंडिंग स्टार्ट करी थी। ठीक है ना, अपने जो अच्छे बोरोअर्स थे, जो बड़े कंपनीज होती हैं, बड़े इनके H&Ws होते हैं, जो बड़े सेट होते हैं, इनको उन्होंने काइबोर -2, -3, -4, -5 डिपेंडिंग ऑन द बैंक, डिपेंडिंग ऑन द बोरोअर, उन्होंने काइबोर माइनस पे लेंडिंग स्टार्ट करी बिकॉज उनको अपने एडवांसेस का लेवल बढ़ाना था टू अवॉइड द टैक्सेशन। तो उसमें क्या हो रहा था कि वो भी लिक्विडिटी जो है चैनल हो रही थी टुवर्ड्स ट्रेजरी बिल्स एंड टुवर्ड्स मनी मार्केट फंड्स एंड इनकम फंड्स। ठीक है जी, तो वो भी आपके AUM इनहांस कर रही थी। नाउ द थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट के ये जो AUM बढ़ रहा है, ये इसका मैंडेट जनरली एक्विटी मार्केट्स में नहीं है इसका मैंडेट, राइट? कि अगर सपोज बैंक जो है लेंडिंग कर रहा है काइबोर माइनस पे किसी को अगेंस्ट सम ट्रेजरी बिल, तो वो उसके अंदर जनरली एक्विटी एक्सपोजर का या एक्विटी फंड के एक्सपोजर को अलाउ नहीं करेगा कि जी जो मैंने आपको, अगर सपोज मैंने आपको 5 अरब रुपए लेंड कर दिए, आप जाके उससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। जनरली बैंक को से कि नहीं जी दैट्स टू रिस्की, टू वॉलेटाइल, बिकॉज ये वैसे ही 1 महीने 2 महीने 3 महीने की लेंडिंग है, तो मुझे तो पैसे वापस चाहिए इन जनवरी फरवरी। तो अगर आपने इस पैसे को आगे इन्वेस्ट भी करना है या आपने जो भी करना है, इट हैज़ टू बी इन safe, low volatility, risk-free investments like a money market fund or a treasury bill. तो वो पैसा is not earmarked for equities. Secondly, the thing to understand is that के money market और income funds के अंदर एक बड़ा chunk of पैसा 40-50% जो AUM होता है हमारे funds के अंदर, a lot of it is corporate liquidity. राइट कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या बड़ी बड़ी भी होना ज़रूरी नहीं है, मगर कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस, उनकी बैलेंस शीट पे जो कॉर्पोरेट लिक्विडिटी होती है वो ऑफन मनी मार्केट और इनकम फंड्स में पार्क करती हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना, इट्स नॉट जनरली कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म वो प्लेसमेंट नहीं होती। इट्स के जी जब तक उनके पास कोई लिक्विडिटी अवेलेबल है, बिजनेस में नहीं लगी हुई, तो वो फंड्स के अंदर पार्क है टू अर्न ए कंपेटिटिव रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, तो उस लिक्विडिटी की भी जो चांसेस हैं कि वो एक्विटीज की तरफ आए बहुत लो हैं। ठीक है ना, यस कुछ कॉर्पोरेट्स मेरे एक्सपीरियंस में भी हैं जो चांस लेंगी अपनी कॉर्पोरेट लिक्विडिटी के साथ टू इन्वेस्ट या टू टेक सम स्मॉल पोर्शन इन एक्विटीज, मगर आइड से 90% प्लस उसमें से लोग नहीं करें, राइट? अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं, आप जो मार्केट की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जिनकी सबसे बड़ी बैलेंस शीट्स हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स, आप उनको उठा के देखें, दे माइट हैव 50 बिलियन, 30 बिलियन, 80 बिलियन, 100 बिलियन वर्थ ऑफ कैश ऑन देयर बैलेंस शीट्स। ठीक है ना, आप वो देखें कि वो इन्वेस्टेड कहाँ है। अगर वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टेड है तो वो प्राइमरली मनी मार्केट फंड्स में होगा, एक्विटीज में नहीं होता इन्वेस्ट, राइट? बिकॉज द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट लिक्विडिटी इज शॉर्ट टर्म। कंपनीज जनरली डू नॉट टेक अ बेट या पंट कि मेरी जो कॉर्पोरेट लिक्विडिटी है, जो मुझे अपने कैपेक्स के लिए इस्तेमाल करनी होगी या वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करनी होगी, मैं उसके ऊपर सट्टा करूं एंड पोटेंशियली कैपिटल लॉस कर लूं। तो वो भी आई थिंक लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो पैसा विच इज़ अबाउट 40 to 50% ऑफ मनी मार्केट एंड इनकम फंड्स, वो भी एक्विटी फंड्स की तरफ उसका आना चांसेस बहुत कम है। आएगा भी तो मे बी 1-2% उसमें से शायद आ जाएगा। यस, जो पैसा आ सकता है म्यूचुअल फंड्स का टुवर्ड्स स्टॉक्स, वो इंडिविजुअल्स का पैसा है, इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा है, रिटायरमेंट फंड्स का पैसा है, इस तरह के जो क्लाइंट सेगमेंट्स होते हैं उनका पैसा ज़रूर आपके पास आ सकता है।
तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जो लिक्विडिटी की जो हम फ्लोज की बात कर रहे हैं, द अदर आई थिंक फिनोमेना टू अंडरस्टैंड, आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो हो रहा है. मैंने अभी आपसे बात करी थी कि जी काइबोर माइनस पे बैंक्स लेंडिंग कर रहे थे टू देयर गुड इन्वेस्टर्स, और वो लेंडिंग नॉर्मली सिक्योरिटाइज हो रही थी अगेंस्ट लो रिस्क इन्वेस्टमेंट लाइक ट्रेजरी बिल या मनी मार्केट फंड्स. मगर उसका एक नॉक ऑन इफेक्ट हो रहा था, एक सेकेंडरी इफेक्ट हो रहा था उसका. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, आप अच्छे बोरोवर हैं, बैंक आपको लेंडिंग करने के लिए तैयार है काइबोर -3% पे फॉर एग्जाम्पल, और उसने कहा कि जी देखें काइबोर अभी 13% का है सर, हम आपको या आपकी कंपनी को हम काइबोर -3 पे लेंड करेंगे और आप जो है उसको टी बिल या मनी मार्केट फंड से सिक्योर कर लीजिएगा और आप अपना स्प्रेड बना लीजिएगा रिस्क फ्री, राइट. तो अगर मैं कहूँ कि जी काइबोर -3 10% पे मेरी बोरोइंग हुई, अगर मेरी कंपनी बोरोइंग कर रही है, पोस्ट टैक्स अगर मैं 30% टैक्स दे रहा हूँ, तो मेरी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7% रह गई, ठीक है जी, आफ्टर टैक्स. और मैंने उसको किसी ट्रेजरी बिल में लगा दिया एट 12% पे भी मैंने 25-30% अगर टैक्स दिया तो मेरे बच गए 8-9%. तो वो जो 2-3% का जो स्प्रेड है बोरोइंग का और इन्वेस्टमेंट का पोस्ट टैक्स, वो मेरा रिस्क फ्री रिटर्न बन गया, राइट. नाउ सपोज मैंने ये जो ट्रांजैक्शन है मैंने 1 अरब या 5 अरब या 10 अरब रुपए पे मैंने कर ली, बिकॉज बैंक्स तो वर लेंडिंग आउट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ना. तो अब क्या हुआ, अगर सपोज मैंने 10 बिलियन बोरो करके 3% का मैं स्प्रेड कमा रहा हूँ, दैट इज एट द करंट, अगर जो हम ये ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इट माइट बी कि जी 3% का स्प्रेड आपके लिए एक क्वार्टर में कितना बनेगा जी. अगर 10% क्या कहते हैं 1 बिलियन बनेगा, 3% 300 मिलियन बनेगा. एक क्वार्टर पे मैं करूं डिवाइड बाय 4 तकरीबन 75 मिलियन. तो दैट मीन्स कि 75 मिलियन मुझे पता है कि मेजर रिस्क फ्री प्रॉफिट मेरा ये बन जाएगा ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर. तो एज एन इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि अच्छा यार ये 75 मिलियन तो मेरे बनने ही है गारंटीड, तो मैं जाके मार्केट में 500 मिलियन लगा देता हूं विद अ 10% स्टॉप लॉस. 50 मिलियन का मेरा स्टॉप लॉस है, तो अब मैंने मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट ले ली विद अ 10% स्टॉप लॉस, और मैंने वहां अपने आप को कवर किया हुआ है विद दैट 75 मिलियन रिस्क फ्री. तो वॉट एवर हैपन्स मैंने तो पैसे बनाने, राइट. तो आई थिंक ये भी एक फ्लोज आ रहे हैं, लिक्विडिटी पंप हो रही है मार्केट के अंदर, आपको नजर आ रही है कि जी मार्केट जो है दैट्स वाई 80,000 टू 115,000 वगैरह पहुंच गई है. तो इफ यू आस्क मी पर्सनली आइड से कि ये देखें ये फ्लोज कंटिन्यू रह सकते हैं. ये जो बैंकिंग सेक्टर वाले फ्लोज हैं, ये जो लेंडिंग वाले फ्लोज हैं, ये प्रॉब्ली रिवर्स होंगे नए साल के अंदर. ये डील्स जो है मैच्योर होंगी, बिकॉज ये जनरली 2 या 3 महीने की डील्स थी. तो जैन फेब के अंदर ये अनवाइंड होंगी ट्रांजैक्शंस, तो मनी मार्केट फंड्स, इनकम फंड से पैसे निकलेंगे. जिन लोगों ने इस लेंडिंग की बेसिस पे स्टॉक मार्केट के ऊपर फंड लिया हुआ था, वो भी अपनी पोजीशंस प्रॉब्ली अनवाइंड करेंगे. मगर इन टर्म्स ऑफ जो जेन्युइन इन्वेस्टर है या जो जेन्युइन म्यूचुअल फंड्स के अंदर फ्लो स्टॉक फंड्स की तरफ आ रहा है या कन्वर्ट हो रहा है, आई थिंक उसके अंदर तो अभी भी काफी गुंजाइश है. मुस्तफा भाई, गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो टैक्स रिबेट था फॉर म्यूचुअल फंड वो रिमूव कर दिया था, उसका क्या इम्पैक्ट आया है फंड्स पे? और दूसरा, पेंशन फंड्स पे नहीं किया था, उसको कुछ इनफ्लो ज़्यादा मिले? ये सारा जो रिबेट रिमूव करने वाला प्रोसेस था, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा है? So I think from the perspective of for asset managers जो ये tax rebate जब remove किया, I think primarily देखें ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ आप AMCs की देखें जो AUMs की ग्रोथ हुई है, अगर आप उनको निकाल के देखेंगे लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल के, तो आप कहेंगे कि जी इस रेगुलेशन चेंज करने का कोई एज सच नेगेटिव इम्पैक्ट हमें तो नज़र नहीं आ रहा, राइट. बिकॉज AUM ग्रोथ जो है बहुत स्ट्रांग है. इवन अगर ये मैं लास्ट पीरियड को हटा दूं जहाँ पे बैंक्स का बहुत पैसा पंप हो रहा है इस सेक्टर के अंदर, उससे पहले भी अगर मैं जून जुलाई तक के नंबर्स भी देख लूँ, जबकि ये वाली लेंडिंग शायद नहीं हो रही थी काइबोर माइनस वाली,
even then the AUM growth has been very strong over the last 1 year, 2 years, 3 years, right? So it hasn't really perhaps affected the growth of the industry in that sense, magar it has affected the type of investor जो इस industry में attract होता है या participate करता है. Because I think जो tax rebate का सबसे ज़्यादा फायदा क्या था कि for a new investor, कि जो नए investor को even अगर वो convinced नहीं है about the merits of investing in a money market fund, in an income fund, in a stock fund या balance या जो भी आपके दसनों products हैं, इवन अगर वो कन्विंस्ड 100% नहीं है, वो फिर भी कहता है कि नहीं जी मैंने बैंक में पैसा रखना है, या मैंने बस गोल्ड लेके लॉकर में डाल देना है, या मैंने डॉलर लेके लॉकर में डाल देने हैं, वो अगर, या मैंने सिर्फ प्लॉट्स में काम करना है, वो अगर उस माइंडसेट का है. बट दैट टैक्स रिबेट जो है वो एक इतना स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव था कि इन्वेस्टर जो है वुड बी कन्विंस्ड टू ओपन योर अकाउंट एंड इन्वेस्ट. इनसे क्या टैक्स रिबेट है, ये तो फ्री मनी है जो मुझे मिल रहा है, जो मेरी जो टैक्सेशन की जो लाइबिलिटी और 20% कम हो रही है. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हुक फॉर न्यू इन्वेस्टर्स. एंड पाकिस्तान में हम तो यही रोते रहते हैं ना कि जी इन्वेस्टर बेस ही नहीं है. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक ये एक नेगेटिव स्टेप था कि जी इन्वेस्टर बेस को एक्सपैंड करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल था कि आप लोगों को अपफ्रंट कह सकते थे कि जी देखें, आप चाहे बिलीव करें ना या ना करें कि जी जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि जी आपका इतना रिटर्न बनेगा, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये 5 साल 10 साल के रिटर्न्स हैं, ये फ़ायदे हैं, मगर एटलीस्ट टैक्स रिबेट तो उसको नज़र आ रहा होता था कि उसको मिल जाएगा, तो वो उससे ही शायद कन्विंस हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए. तो आई थिंक ये चीज़ें गवर्नमेंट को या जो भी हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पॉलिसी मेकर्स हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जी देखें हर साल टैक्सेशन लॉ चेंज कर देना, लाइक इवन कैपिटल गेन्स टैक्स जो म्यूचुअल फंड्स पे भी लगता है, स्टॉक्स पे भी लगता है, हर साल चेंज होता है, हर बजट में उसकी कोई मेथडोलॉजी चेंज हो जाती है. एंड क्या कहते हैं, यू नो पीपल विल कंपेयर पाकिस्तान एंड चाइना एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड वियतनाम, जो भी दसियों आप कंपेरिजन्स करते हैं और आप कहते हैं कि जी वो मुल्क कहाँ और हम कहाँ, और जी हम करप्ट हैं और हम ये हैं और वो हैं. मगर ऑनेस्टली perhaps the one defining difference between us and those countries is policy consistency. उन कंट्रीज ने एक पॉलिसी जब बनाई तो उसके ऊपर उन्होंने स्टिक किया लॉन्ग टर्म के लिए. हम हर 6 महीने बाद अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं. तो ना तो इन्वेस्टर ना जो सरमायाकार है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट का हो, तो वो कोई ध्यान ही नहीं बना सकता. आई मीन हमने अब देखा कि IPPs की जो निगोशिएशंस हुई जो अभी रिसेंटली, जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुए, नाउ द गवर्नमेंट में लुक एट इट एज अ विक्ट्री कि जी देखें हमने सेविंग कर ली, हम इस सेविंग को ट्रांसलेट करेंगे इनटू 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ पर यूनिट, हम कॉस्ट कम कर देंगे ग्रिड पे. मगर उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ लोगों का कॉन्फिडेंस के सॉवरेन गारंटी या सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट की क्या मतलब होता है, राइट? वो एक अनशेकेबल एक बिलीफ होती है जनरली लोगों की. अब तो वो इरोड होती जा रही है. क्रिप्टो का ज़माना है, हाई डेट लेवल्स का ज़माना है ओवर द लास्ट 10 years. तो वो कॉन्फिडेंस इरोड डेफिनेटली हुआ है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ग्लोबली. बट सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज्ड टू मीन समथिंग. इट्स नॉट कि जी आज मुझे ज़रूरत है तो मैंने कर लिया, 2 साल बाद मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने आपको उठा के फेंक दिया. तो आई थिंक दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट कि जी गवर्नमेंट ये अंडरस्टैंड करे कि पॉलिसी बनाओ, लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और अपनी इंटरफियरेंस मिनिमल रखो, बाकी फिर आप प्राइवेट इन्वेस्टर को करने दें. और हम ये जो हमारे यहाँ जो एक ये कॉन्सेप्ट है या जो हमारे यहाँ एक ये नैरेटिव होता है कि जी जो बंदा पैसे बनाता है वो चोर है, इसको आई थिंक खुदाया लोग ख़त्म करें, राइट? चाहे वो हमारा मीडिया है, चाहे हम लोग हैं, इवन हम लोग भी आपस में अगर बात करते होंगे, हम कहते हैं यार उसने देखो ये घर बना लिया, उसने ये गाड़ी खरीद ली, पता नहीं क्या 2 नंबरियाँ कर रहा होगा. ये एक बहुत इट्स वेरी पॉइजनस टॉक्सिक चीज़ है ये हमारे यहाँ. बिकॉज हम लोग हर चीज़ को कि जी जो प्रॉफिट बना रहा है वो चोर है या उसने कोई गलत काम किया है, तो फिर तो इस तरह तो इस मुल्क में कभी तरक्की ही नहीं करनी. बिकॉज देखें चैरिटी या कंपैशन पे तो मुल्क नहीं डेवलप करते ना. मुल्क तो डेवलप करते हैं इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स पे, और आप क्लियर पॉलिसीज़ बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है.
उस पे लोग या मुल्क आगे चलते हैं। मुस्तफा भाई, हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो फंड्स हैं, काफ़ी सारे फंड्स हैं, दे आर हैवीली इन्वेस्टेड इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। सो इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ओजीडीसी पीपीएल वगैरह जैसी जो थी, वो काफ़ी बैड इन्वेस्टमेंट्स लग रही थी, क्यों कहाँ से कहाँ उसकी प्राइस चली गई थी। सो अभी अगर फंड्स दोबारा उन्हीं ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपके ख्याल में उन्होंने कुछ ज़्यादा बेहतर मिटिगेशन रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज डेवलप कर ली हैं टू अवॉइड एनी पोर इन्वेस्टमेंट्स? देखिए सर, इसके अंदर आई थिंक एंड यू नो वी टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, एंड मेरा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही था व्हेन द मार्केट वाज एट 50-60 और 1000, तो व्हेन वी वुड हैव कॉन्वर्सेशंस एंड लोग जब बात करते भी थे कि जी इंडेक्स कहाँ जाएगा, एंड उस टाइम पे हम भी लोगों को यही कहते थे कि जी लाख का इंडेक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसके अंदर हमारा जो व्यू जनरली हम यही कहते थे कि जी देखें, अगर लाख आपने क्रॉस करना है ना, तो यू नीड द एनर्जी चेन। एनर्जी चेन आपको साथ देगी, रैली करेगी, तो ये पूरे मार्केट को अपने साथ खींचती हुई लेके जाएगी और 100,000 ऐसे ही क्रॉस होगा। और वो हमने इन द लास्ट 2-3 महीने देखा कि जब ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी टाइप ये जो सर्कुलर डेट कंपनीज जो हिस्टोरिकली रही हैं, इनकी जब बुक्स आना शुरू हुई जून क्वार्टर की और सितंबर क्वार्टर की, और उसके अंदर एनालिस्ट ने देखना शुरू किया कि जो रिपोर्टेड अर्निंग्स थी और जो कैश रिकवरीज थी और जो रिसीवेबल्स की पोजीशन थी, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जब उन्होंने देखी, तो वहाँ से हमने इन सारे स्टॉक्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट रैली देखी, राइट? वेदर इट वाज ओजी, पीपीएल जो ईएनपी थे, वेदर आपकी ये ओएमसीज थी, पीएसओ और ये सुई कंपनीज, you saw all of them rally massively because for the first time in perhaps over a decade, इन कंपनीज की पेपर अर्निंग्स एंड कैश अर्निंग्स का जो डेल्टा था वो आपको नैरो होता हुआ नजर आ रहा था। एंड पाकिस्तान के अंदर जो लो मल्टीपल का जो एक फिनोमेना जो हम पिछले 2 साल से देख रहे थे कि जी 3 का मल्टीपल, 3.5 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ये प्राइमरली इसलिए था कि आपका पूरा एनर्जी चेन फ्रॉम ईएनपी टू ओएमसीज टू आईपीपी टू रिफाइनरी, इनके मल्टीपल ही कुछ नहीं थे। ये 1, 1.5, 2, 2.25, 2.5 के मल्टीपल पे ये बड़ी बड़ी कंपनी जो आपकी इंडेक्स हैवी वेट्स थी, ये ट्रेड कर रही थी, और वो इसलिए इतने लो मल्टीपल पे जनरली ट्रेड कर रही थी बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट इशू कि जी ओजीडीसी की 45 रुपए की अर्निंग्स हैं, मगर कैश में वो भी 18 रुपए कमा रहा है, बाकी तो 30 रुपीज़ तो पेपर पे ही है, वो रिसीवेबल्स में फंस गई है, राइट? ये बेसिकली एक एनालिसिस मोटा मोटा ब्लैक जो लोग करते थे कि जी, तो उसकी फिर वैल्यूएशन भी रिफ्लेक्ट करती थी कि जी वो 1, 1.5 के मल्टीपल पे या 2 के मल्टीपल पे चल रहा होता था। तो जब हमने ये देखा कि एक सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंप्रूवमेंट आया इन दोज रिसीवेबल एंड कैश रिकवरी रेट्स, तो वो पूरा सेक्टर आपका री रेट हुआ। ठीक है जी, हमने ओजीडीसी को देखा, पीपीएल, पीएसओ, सुईज, और उन्होंने अपने साथ को पूरे इंडेक्स को खींचा। तो आई थिंक दैट इज ए फंडामेंटल चेंज एंड शिफ्ट विच हैज बेसिकली अलाउड फंड्स टू मेक दोज बेट्स। जो फंड्स के अंदर अगर आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन या ऑयल एंड गैस मार्केटिंग या इन सेक्टर्स के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं भी, तो आई थिंक इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू अ फंडामेंटल चेंज कि जी सर्कुलर डेट का जो बिल्डअप है वो कंटेन किया जा रहा है एंड गवर्नमेंट एक्चुअली कुछ इनके ऊपर चीज़ें कर रही हैं। वी मे डिसएग्री कि द मेथडोलॉजी या द पॉलिसी या द वे दे आर ट्राइंग टू डू इट, मगर उनके अभी तक उसके रिजल्ट्स आपको जब नज़र आ रहे हैं फाइनेंशियल्स में और कैश फ्लोज में, तो इन्वेस्टर्स तो रैशनल एजेंट होते हैं जनरली, या मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी रैशनल भी हो जाते हैं, तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड म्यूचुअल फंड्स भी वहीं बाइंग कर रहे हैं। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस कि जी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड इवन गोइंग अहेड, एंड हमारा आई थिंक व्यू इसके ऊपर पहले भी यही था कि जी अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम में है और आईएमएफ का रिफॉर्म एजेंडा है एंड सर्कुलर डेट एंड एनर्जी चेन इज़ वन ऑफ द मेजर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल इश्यूज पाकिस्तान में, ये एक बहुत बड़ा है। आई से वन ऑफ द टॉप 3 में शायद ये आता होगा कि जी एनर्जी चेन का जो ये मसला है, तो इसके ऊपर आपने ज़ाहिर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। एंड ज़ाहिर परफेक्शन या इसकी सोल्यूशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ रिलेटिव इम्प्रूवमेंट ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सर्कुलर डेट कुड
सर्कुलर डेट का सोल्यूशन ये नहीं है कि जी आप बस टैरिफ बढ़ा दें, वो भी अनसस्टेनेबल है, राइट? आपको यू नीड टू फिगर आउट अ मोर वायबल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कि जी आपके लोग ग्रिड पे आएँ, चोरी कम हो, लीकेजेस कम हो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के जो नेटवर्क्स और जो ग्रिड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो ताकि वहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो मिनिमाइज़ किए जाएं, इन्फोर्समेंट ज़्यादा हो, जो लोग ऑफ ग्रिड होते जा रहे हैं उस चीज़ को कैसे रोकी जाए। फेडरल गवर्नमेंट एक एजेंडा पॉइंट पे बात करिए कि जी जो आपका जो ग्रिड है बिजली का वो एक डेथ स्पाइरल में जा रहा है, राइट? कि हो क्या रहा है कि पीपल आर मूविंग ऑन टू सोलर, उससे क्या हो रहा है कि जी जो कंजम्पशन है लोगों की वो ग्रिड से कम होती जा रही है, तो जितने यूनिट्स कम कंज्यूम होंगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी चार्जेस की जैसे जो लोग बात करते हैं, जितनी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती जाएगी वो और लोगों को मोटिवेट या पुश करेगी कि जी ऑफ ग्रिड हो जाओ, तो वो एक सेल्फ सस्टेनिंग एक साइकिल है, विशियस साइकिल है जिससे लोग ऑफ ग्रिड होते जा रहे हैं। तो द सोल्यूशन फॉर द गवर्नमेंट, आप देखें गवर्नमेंट, आप देखिएगा गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी सोलर बंद कर दो, नेट मीटरिंग बंद कर दो, ठीक है ना, वो आउटलॉ कर देगी, बैन कर देगी। जी आप कभी सुनेंगे कि जी सोलर पैनल का इंपोर्ट बैन हो गया है, इस तरह की चीज़ें करेगी, मगर दैट्स नॉट द आंसर, राइट? ये सोल्यूशन थोड़ी है कि जी आप बस चीज़ें बंद कर दें, राइट? कि आप ट्विटर बंद कर दें या आप सोलर पैनल्स बंद कर दें, राइट? या आप इंटरनेट बंद कर दें। दिस इज़ नेवर द सोल्यूशन। ये एक शॉर्ट टर्म, हमेशा एक शॉर्ट टर्म ये रिएक्शन, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन या स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप ग्रिड को वायबल बनाएं। वाई शुड आई एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर इवन कंसिडर कि मैं 10, 15, 20, 25 लाख रुपए का खर्चा करके सोलर का सिस्टम लगाऊं अपने घर पे? वाई एम आई नॉट यूजिंग द ग्रिड, राइट? तो ये गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जी इकोनॉमी या पॉलिसी डंडे के जोर से नहीं चल सकती, इंसेंटिव्स पे चलती है। एंड ग्रिड के अंदर भी हमने ये इंसेंटिव देना होगा फॉर पीपल टू यूज इट। अब देखें फेडरल गवर्नमेंट विल टॉक अबाउट वन थिंग, मगर फिर हम देखें प्रोविंशियल लेवल पे वो सोलर को प्रमोट कर रहे हैं, तो आई मीन वो एक थोड़ी सी आपको डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है ना कि जी फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि जी सोलर को डिस्करेज करें, नेट मीटरिंग के बेनिफिट्स कम करें, या इन चीज़ों को रीअसेस करें वरना ग्रिड कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बांट रही है सोलर के सिस्टम्स। तो आई मीन वो एक पेज पे पहले गवर्नमेंट भी तो आया कि जी हमारी पॉलिसी है क्या, सोलर करना है नहीं करना, अगर रिन्यूएबल्स आपने करने किस तरह करने। तो आई थिंक इट कम्स बैक टू पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो हम बात कर रहे हैं ना। इन दी एंड आप हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि जी ये इसका ये इशू है, वो इशू है, मगर प्राइमरली एट द बेस ऑफ इट वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी का इशू है। मुस्तफा भाई, अभी आपने एक्सप्लेन भी किया था कि जो म्यूचुअल फंड्स की बाय सेलिंग होती है वो नॉर्मली क्लाइंट ड्रिवन भी होती है। ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरह फंड्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं स्टॉक्स को, अगर बाय करना है या सेल करना है, क्योंकि सम टाइम इतनी सेलिंग आती है कि पूरी मार्केट ही शेकअप हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आप कोई रिजर्व नहीं रख सकते कैश के, अगर कोई रिडम्पशन आ गई है वहां से पे कर दें, या जब रिडम्पशन आती है तो आपने अगले दिन सुबह उसको जाके सेल करना होता है मार्केट में? इसके अंदर देखें सर, होता क्या है, नॉर्मली यस म्यूचुअल फंड्स विल कीप सम कैश विद देम, जो स्टॉक फंड्स की अगर हम इन पर्टिकुलर अभी बात करें, ठीक है। इसके अंदर एक रेगुलेटरी जैसे रिक्वायरमेंट स्टॉक फंड के लिए क्या होती है कि ऑन एवरेज इसको मार्केट में 70% इन्वेस्टेड मिनिमम रहना पड़ता है, ठीक है जी। ऑफ कोर्स व्हाट वी नो इज दैट के वो मिनिमम लेवल्स वेरी रेयरली कोई स्टॉक फंड उन पे आता है जनरली, और आप पिछले एटलीस्ट इन द लास्ट 1 ईयर देखेंगे तो लो टू हाई 90s के अंदर ये एक्सपोजर वैसे ही रखते हैं। तो इनका कैश में भी 3 to 5% आजकल के ज़माने में इनके पास होगा, विच मे बी सफिशेंट फॉर नॉर्मल छोटे मोटे आउटफ्लोज, या कोई भी पेमेंट्स आउट एंड इन हो रही हैं, एक्सपेंसेस जा रहे हैं फंड के, वो सफिशेंट होगा। मगर अगर कोई बड़ी रिडेम्पशन आ जाए या बड़ा इनफ्लो आ जाए तो वो फिर पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। तो इसके अंदर देखें नॉर्मली अगर आप बात करें कि प्रोसेस फ्लो की क्या होता है, कि अगर कोई रिडेम्पशन रिसीव होती है तो फंड्स क्यों इतनी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, राइट? कि फॉर एग्जांपल सपोज
आई एम मैनेजिंग अ फंड, मेरा 5 अरब रुपए का अगर सपोज मेरा स्टॉक फंड है, ठीक है जी, मेरे पास एक बड़ा इन्वेस्टर है 500 मिलियन रुपीस का, उसने आके मुझे आज रिडेम्पशन फॉर्म दे दी कि जी ये 500 मिलियन का आप मेरा विड्रॉल बुक कर लें। अब इसके अंदर क्या होगा कि मेरी जो भी अगर सपोज जो इन्वेस्टर रिलेशंस या जो भी मेरी टीम्स हैं जो इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशंस हैंडल करती हैं, उनके पास ये फॉर्म आएगा, वो बेसिकली कैस्केड करती हैं टू द रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स। वो ट्रांसफ़र एजेंसी होती है, कंप्लायंस होती है, इन्वेस्टमेंट्स टीम को देंगी कि जी ये आउटफ्लो है, ये लिक्विडिटी आपने जनरेट करनी है इन द फंड। तो फंड मैनेजर के लिए फिर वेरी क्लियर हो जाता है कि उसने क्या करना है, बिकॉज जिस दिन रिडेम्पशन आती है, ठीक है जी, उस दिन जो इन्वेस्टर है वो अपनी नैव लॉक कर लेता है, राइट। अब मार्केट अगर सपोज आपने आज मुझे रिडेम्पशन भेजी, अभी 12:15 बज रहे हैं फॉर एग्जांपल दिन में, आपने मुझे रिडेम्पशन भेजी, आज जो डे की नैव है ना वो आपकी लॉक हो गई है। अब मैं पैसे आपको कल दूं, 2 दिन बाद दूं, 3 दिन बाद दूं, 4 दिन बाद दूं, दैट इज इररेलेवेंट। आपकी जो नैव या प्राइस जो है लॉक हो गई। अब मार्केट यहाँ से 8,000 पॉइंट ठुक जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको जो है वैल्यूएशन आज की ही डे एंड की मिलेगी। तो फ्रॉम द फंड मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि बिकॉज अगर मेरे पास कोई बड़ा आउटफ्लो आ गया एंड सपोज मैंने उसके अंदर ग्रेजुअली माल बेचा या रुक के बेचा, तो हो सकता है मार्केट जो है चेंज हो जाए, और मेन रिस्क यही है कि मार्केट नीचे चली जाए और फिर मैं माल नीचे बेच रहा हूं टू सर्विस और रिडेम्पशन जो हायर लेवल पे आई हुई है, तो वो जो गैप है वो मेरे बाकी यूनिट होल्डर्स को हिट करेगा। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं वो उसी दिन जनरेट कर दूं, और अगर मार्केट उस दिन ठुक भी जाए तो ठीक है, बिकॉज मैंने अपने बाकी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, और मैंने जो इन्वेस्टर ने जो विड्रॉ करनी है उसके लिए लिक्विडिटी भी जनरेट करनी है। एंड अंडर द लॉ म्यूचुअल फंड्स आर बाउंड के अगर कोई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आती है कि जनरली विद इन 6 वर्किंग डेज आपने सर्विस करना पड़ता है उस रिडेम्पशन को। बाय एंड लार्ज ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल फंड्स कोशिश ये करते हैं कि 6 डेज का पीरियड ना गुजारना पड़े, उससे पहले ही आपको मिल जाए, राइट। तो बहुत सारे मनी मार्केट फंड्स होते हैं जो सेम डे रिडेम्पशंस भी देती हैं। जनरली ये स्टॉक फंड्स, इनकम फंड्स जनरली T+1 पे भी रिडेम्पशन सर्विस कर रहे होते हैं। मगर ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट बिगर आउटफ्लोज कि जी 10-20% का अगर आपके फंड के अंदर कोई मूवमेंट हो गई, तो ये आई थिंक म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो वो सेलिंग आती है तो फिर लोग उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं कि जी ये किस तरह सेलिंग कर रहे हैं और इनको तो कोई ध्यान ही नहीं है, आज बायर हैं कल सेलर हैं फिर से बायर बन गए। तो ये एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है, यस वो ध्यान बनाता है, वो स्टॉक सिलेक्शन करता है, वो एसेट एलोकेशन करता है, मगर बिकॉज उसकी एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है कि एसेट स्पेशली इन स्टॉक्स, एसेट वो लॉन्ग टर्म का बाय कर रहा होता है, लायबिलिटी उसकी यानी जो उसके इन्वेस्टर्स हैं जिसको आउटफ्लो हो सकता है वो शॉर्ट टर्म होते हैं, बिकॉज ओपन एंड फंड होता है, डेली नैव होती है। तो वो जो एसेट लायबिलिटी का जो मिसमैच है ना, उसमें फिर रिएक्शन भी आपको स्ट्रॉन्ग मिलता है ऑन बोथ साइड्स, कि अगर कोई बड़ा इनफ्लो आए तो ऑटोमेटिकली बाइंग करेगा। अगर सपोज मेरे पास आज 500 मिलियन का इनफ्लो आ गया, मैंने बाइंग नहीं करी, होगा क्या कि मेरे फंड का एक्सपोजर जो था, जो 95% था, वो मे बी 85 हो जाएगा, और सपोज यहाँ से मार्केट खिंच गई तो मेरे फंड का जो रिटर्न है वो डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज मेरा एक्सपोजर गिर गया, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसी दिन बाइंग करना शुरू हो जाऊंगा, राइट। और मैं कोशिश करूंगा कि जी इस इनफ्लो से मेरा जो एक्सपोजर लेवल है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि मैं जब जल्दी जल्दी बाइंग करूंगा तो फिर मार्केट भी खिंचेगी मेरे एक्टिविटी से। तो ये आई थिंक म्यूचुअल फंड्स के थोड़े से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच पीपल शुड अंडरस्टैंड कि जी जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे तो जनरली मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से फिर मूव करती हैं। और जैसे हम आजकल देख भी रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में $5-10 मिलियन रोज़ की वो जो जब बाइंग आती है तो आप देखें इंट्राडे में वॉलेटिलिटी कैसी क्रिएट होती है, 4-5 हज़ार पॉइंट की अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही होती है।
मुस्तफ़ा भाई, आपको तो पता है मैं टेक्निकली देखता हूँ स्टॉक्स को, और स्पेशली जब मार्केट्स बहुत बेरिश थी, मैं हर हफ्ते अपना व्यू शेयर करता था ट्विटर फेसबुक पे। अभी तो मार्केट्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि अभी ज़रूरत ही नहीं है कोई एनालिसिस शेयर करने का। जो भी आंखें बंद करके जहाँ भी पैसे डाल दे, अभी तो पैसे बन ही रहे हैं। मैं अभी भी इंटर होता हूँ जब कोई बेरिश हो जाता है ना किसी स्टॉक के बारे में, देन आई जंप इन। अगर मेरा व्यू पॉजिटिव होगा, जैसे अभी मारिका था, बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट थे, लेकिन टेक्निकली साउंड लग रहा था तो उसने एक अच्छी रैली 100% की दे दी है। तो आपका क्या व्यू है अबाउट द मार्केट? अभी आपको जो वैल्यूएशंस वगैरह हैं स्टॉक्स की, ओवरऑल इंडेक्स की, आपको किस तरह लग रही हैं? ये अभी कुछ डरने की, घबराने वाली बात है कि अभी नहीं? देखिए, आई थिंक इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ आउटलुक, नियर टर्म अगर आप मुझसे पूछें तो आई मे बी सिमिलर टू अ लॉट ऑफ पीपल जो एनालिसिस कर रहे हैं कि आई थिंक के मार्केट में भी शॉर्ट टर्म या नियर टर्म में ओवर एक्सटेंडेड है, थोड़ी सी ओवर हीटेड है। कि जी जिस तरह की जो प्राइस मूवमेंट्स हमने देखी हैं, यू जस्ट मेंशन मारी कि जी इन लेस देन अ मंथ वो स्टॉक जो प्राइस जो है वो डबल अप हो गई है। तो इस तरह की मूवमेंट्स जब होती हैं तो जनरली मी एज अ फंड मैनेजर या समबडी हु इज इंटरेस्टेड विद मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी, ठीक है ना, आप अपना पैसा मैनेज कर रहे होते हैं, वो फिर एक डिफरेंट होती है। हम फिड्यूशरीज हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दूसरे लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, तो हमारे लिए एटलीस्ट, या मैं तो थोड़ा सा हाई अलर्ट पे हो जाता हूँ जब मैं इस तरह की मूवमेंट्स देखता हूँ ना कि स्टॉक्स के अंदर हो रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब इंडेक्स के हैवी वेट्स, फॉर एग्जांपल विदाउट एनी फंडामेंटल ट्रिगर या एनी न्यू डेवलपमेंट, वो अगर एकदम से खिंचना शुरू हो जाएं या उनके ऊपर कैप्स लगना शुरू हो जाएं विदाउट एनी डिसर्नेबल रीजन, दिस टू मी इज कि मैं थोड़ा सा अलर्ट पे आ जाता हूँ कि ये मूवमेंट्स क्यों हो रही हैं। या ये मूवमेंट्स यही हो रही हैं कि जी बिकॉज लोगों ने देखा अच्छा जी इंडेक्स अब 60% है, ये स्टॉक सिर्फ 15% प्लस है, तो इसको अब खींच दो। इस तरह की भी तो अब मूवमेंट्स बेसिकली आजकल यही हो रही है ना, जो आप इशारा भी कर रहे थे कि आज तो आप किसी स्टॉक पे भी हाथ डालें वो चलना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक जब इस तरह की जब मूवमेंट्स आती हैं तो इन्वेस्टर्स शुड बी अ लिटिल अवेयर एंड कॉग्निसेंट कि ज़ाहिर मार्केट्स जो हैं ओवर हीटेड हो सकती हैं एंड दे कैन पुल बैक एंड करेक्ट इन द शॉर्ट टर्म। एंड आई थिंक इस रैली में फ्रॉम 40 टू 115 या जो भी अभी करंट है, वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स के मार्केट ने एक करेक्शन ली है, कंसोलिडेट की है। बिटवीन 6 to 10% की करेक्शंस मल्टीपल टाइम्स हमने देखी हैं। फ्रॉम हमने एक जब शुरू में देखें जब 49 तक मार्केट गई थी, फिर corrected back to 44, then when it went to 67 corrected back down to 58 57, फिर I think 82 पे गई थी, corrected back down to 75। तो multiple times we have seen in this rally के 6-8-10% की correction is a healthy part of any sustained market move। तो short term में मैं तो ये कहूँगा कि market seems a little over extended। So if you are looking to take fresh positions, I would be careful. I would not, for example, if I have 100 rupees, I would not exhaust that 100 rupees in one shot. I would be careful about how I deploy it. Secondly, अगर आप मुझसे थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू पूछें, मैं ये कहूँगा कि देखें, आई थिंक इंडिविजुअली कंपनीज को आप असेसमेंट करें। इंडेक्स लेवल ज़ाहिर है आप देखेंगे तो आप शायद थोड़ा सा मिसलीड हो जाएंगे। मगर इंडिविजुअली कंपनीज देखें कि उनकी आपकी अपनी फेयर वैल्यूज़ या टारगेट्स क्या हैं, वो किस मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और फिर उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम करें या उसको उसके अंदर ट्रेडिंग करें और बाय एंड सेल अपने डिसीजंस जनरेट करें। बाय एंड लार्ज आई वुड से कि गिवन द मैक्रो सिचुएशन, गिवन द कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन, गिवन द वैल्यूएशंस, मैं मार्केट्स पे अभी भी बुलिश हूँ फॉर द नेक्स्ट अगर आप 6 months to 1 year का अगर होराइजन देखें। एंड आई स्टिल थिंक के मार्केट में अभी भी इनफ्लोज ऑफ लिक्विडिटी अभी भी काफ़ी गुंजाइश है नियर टर्म में, बट आई वुड जस्ट से कि यू शुड बी केयरफुल। आई थिंक मार्केट्स हैव हैड अ गुड रन, 80 to 115, आपकी 40-50% की रैली हो चुकी है ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड।
नो वो एक फेमस सेइंग है कि nobody ever went broke taking profits. तो maybe book a little gains, raise a little cash. अपनी जो कंपनीज में जहाँ आप लगता है कि टारगेट्स रीच हो गए उनको थोड़ा सा प्रून करें, ट्रिम करें. जो आपकी कंपनीज को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे आपको अपसाइड भी लगता है. मे बी वेट फॉर देम टू correct a little bit and then take fresh positions. So that would be my general advice for anybody looking to take exposure at this point. डॉक्टर मसूद साहब के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूं तो वो एक यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी ज़ीरो योर स्टॉक्स. सो अभी आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि जो स्टॉक्स 100% से ऊपर गेन दे चुके हैं क्यों ना उनको हाफ सेल कर दिया जाए और जो हाफ स्टॉक बचेगा वो मेरा मुफ्ती हो जाएगा पड़ा हुआ. तो उसके बाद अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो मुझे तो फ्री मिला वो होगा बाकी 50%. सो मेरे ख्याल है इस तरह ट्रिमिंग की जा सकती है, रीबैलेंसिंग की जा सकती है. मुस्तफा भाई, अभी आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको कौन से सेक्टर्स या कुछ कंपनीज जो हैं वो अट्रैक्टिव लग रही हैं फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज? So I think इसके अंदर we previously talked about energy chain के अंदर हमने एक व्यू बनाया था कि this seemed like a good bet. I would say कि देखें अगर हम 2025 की अब बात करें because 2024 ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, तो अगर हम अगले कैलेंडर ईयर की बात करें कि व्हाट वी एक्सपेक्ट कि मार्केट में जो चीज़ें ड्राइव करेंगी, तो आई थिंक वन इज के इन टर्म्स ऑफ के व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एनवायरनमेंट टू बी. अगर आप देखें कि ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या हो रहा होगा कि यू विल प्रॉब्ली बी मूविंग फ्रॉम एन इंटरेस्ट रेट साइकिल जिसके अंदर हमने बहुत अग्रेसिव कट्स देखे हैं टू मोर स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है ना. वी विल प्रॉब्ली बी सीइंग कि जी जो डिमांड के इंडिकेटर्स हैं या जो सेल्स के इंडिकेटर्स हैं फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज वो ग्रेजुअली थोड़े से इम्प्रूव होते जाएंगे एज इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबलाइज होती है एंड पीपल स्टार्ट टू रिकवर सम पोर्शन या परसेंटेज ऑफ देयर परचेसिंग पावर जो उन्होंने पिछले 2-3 सालों में लूज करी थी और वो थोड़ा सा कैचअप करना शुरू करेंगे with प्राइसिंग. तो उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम्स ग्रेजुअली थोड़ी सी बढ़ेंगी, तो आपको एक जो ग्रोथ का एलिमेंट जो है इन डिफरेंट सिक्लिकल इंडस्ट्रीज वो आपको थोड़ा सा मिलेगा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ द जो ऑस्टेरिटी बेस्ड जो रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस वाइज जो लगी हुई थी, इफ ऑल गोज वेल इन टर्म्स ऑफ द IMF एंड द एक्सटर्नल अकाउंट, तो वो प्रॉब्ली थोड़ी सी रोल बैक होना शुरू होंगी. So I think from that perspective, I would continue to be bullish on the energy sector, especially आपके EMPs and OMCs के ऊपर. I would continue to be bullish on the pharma sector, which is we know कि वहाँ पे deregulation का एक जो catalyst है वो बहुत important है for their overall earnings outlook. I would continue to I would rather now start to look at opportunities with more traditionally growth oriented sectors. जैसे हमें पता है कि जैसे real estate has been in a bad state for a while now in Pakistan. जी जो एक historical asset class थी उसकी price performance over the last couple of years बहुत poor हुई है, and even though stock market ने recover करके 3x हो गई, real estate की prices अभी भी अपने low levels पर languish कर रही हैं. वहाँ पे I think थोड़ी बहुत activity आपको pick up होगी. थोड़ी सी आपको वहाँ पे इंटरेस्ट नज़र आएगा एज पीपल लुक कि जी अब स्टॉक मार्केट चल गई है, गोल्ड चल गया है, तो पाकिस्तान की जो थर्ड बिग एसेट क्लास है वो अभी तक नहीं चली है, तो पीपल विल प्रॉब्ली स्टार्ट टू मेक अ व्यू ऑन दैट. तो उसके साथ जो एलाइड थीम्स हैं सीमेंट्स की, ग्लास की, टाइल्स की, स्टील की, उनके ऊपर नज़र रखें. Then I would say कि another sector which was affected by the currency depreciation, by the high inflation, by the high interest rates was your auto sector and auto parts sector. ठीक है ना. वहाँ पे regulations भी लगी, imports रोक दिए गए, consumer financing पे restrictions लग गई. I think a lot of those regulatory restrictions will now be eased in the days and weeks and months ahead. और जो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम जैसे मैंने बताया कि वो जब रिकवर होना शुरू होगी इन द कमिंग ईयर, तो इनके अंदर भी एक आपको एलिमेंट नज़र आ सकता है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर अर्निंग्स एंड मार्जिन्स एंड आउटलुक. तो आई वुड से कि ये एक तो रिफॉर्म एजेंडा पे मैं अगर मैं बात करूँ तो मैं एनर्जी पे बात करूँगा.
in terms of a more secular growth story, I would look at pharmaceuticals and maybe technology. And from a more cyclical growth oriented, I would look at, you know, the construction allied industries. And perhaps consumers में आप क्या कहते हैं ऑटोज के ऊपर फोकस करेंगे. तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जो आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो के अंदर इनको तरजीह दें, थोड़ा सा इनको प्रायोरिटाइज करें कि जी यहाँ पे आई थिंक अभी भी जगह बनती है. बट लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर कि जनरली टू मी टेक्निकल गुरु तो आप हैं, मगर मुझे एटलीस्ट मार्केट्स या प्राइस एक्शन बाय एंड लार्ज ओवर एक्सटेंडेड लगता है. तो अगर आपने चीज़ें आइडेंटिफाई भी करी हैं, perhaps wait a little bit, wait for them to come back to their base and then start building your position. बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई, मैंने तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है. उसमें हाफ चलते हैं, हाफ रुक जाते हैं, हाफ करेक्ट हो जाते हैं. सो एक वो साइकिल सा चलता रहता है, जैसे वो इंजन में पिस्टन होते हैं, कुछ ऊपर नीचे चलते रहते हैं. तो जो ओवरऑल टोटल रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव ही जा रहा है आस्ता आस्ता. मुस्तफ़ा भाई, थैंक यू वेरी मच. मैं आपकी जो पॉडकास्ट होती है, ये एक हफ्ता चलती है एक पॉडकास्ट, और मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ तो उसको 3-4 बार आके चाय के साथ सुन लेता हूँ. आई ट्रूली इंजॉयड आवर कन्वर्सेशन. सो वैसे भी मैंने आज तक कभी लोगों को नहीं कहा कि चैनल को फॉलो करें या देखें. आई जस्ट बिलीव इन डूइंग अ गुड वर्क एंड लीविंग इट टू पीपल टू डिसाइड. समझदार लोग हैं, उन्होंने क्या देखना है. और एवरी पॉडकास्ट जो होती है, मैं इसको ट्रीट करता हूँ कि इट्स वन क्लास ऑफ आवर MBA कोर्स. सो आपकी भी जो क्लासेस होती हैं माशाल्लाह, लाइक MBA की एक क्लास ही होती है. टॉकिंग टू यू is like having a great quality conversation with the professor. अभी कुछ मैं questions अपने skip कर दिए क्योंकि हमारी conversation लंबी हो गई है. आपने भी कुछ meetings attend करनी है, इसलिए we'll cut it here. So thank you very much मुस्तफा भाई. आप always generously time दे देते हैं. नहीं खजर भाई, and I think आप जो काम कर रहे हैं in terms of engaging people like myself या जो इंडस्ट्री के दूसरे लोग हैं, we are doing a fantastic job in furthering the cause of investor awareness. और ये बड़ी important चीज़ है. You know, even recently एक यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है कराची में, उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया था. तो उसके अंदर you know a lot of people, मेरी टीम में भी were asking me was that कि यार बॉस, हम लोग generally client segment हम target करते हैं high net worths, बड़े family offices, institutional. हम generally as a company we're not so retail oriented generally speaking in terms of our own business model. तो हम इस फेस्टिवल में, जब हम फेस्टिवल गोअर्स के साथ हम इतना क्या इंटरेक्शन करेंगे, तो मैंने कहा कि देखें, हमारा पॉइंट या एजेंडा टू पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल सिर्फ एज अ प्राइवेट कंपनी ये नहीं होता कि जी हमने बेचना है अपना प्रोडक्ट. बिकॉज मैंने कहा मैं कितना बेच लूँगा अपना प्रोडक्ट. फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ये कि हमारी एक कम्युनिटी है, ठीक है. हमारे पास अगर एक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड ऑल राउंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, रिटायरमेंट प्लानिंग, यू नो स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल वेलनेस जिसको हम कहते हैं. ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे यहाँ इग्नोर होता है. एंड लोग जो हैं अल्लाह वास्ते चीज़ें छोड़ देते हैं, कमिटीज़ में, रियल इस्टेट में, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में अपने पैसे लगा देते हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग कि जी मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे इमरजेंसी फंड होना चाहिए, मेरे मीडियम टर्म गोल्स क्या हैं, मेरी लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, और उसके हिसाब से मैंने किस तरह सेविंग या इन्वेस्टमेंट करनी है. तो मैंने भी अपने टीम को भी ये कहा था कि दैट इज़ द मेन थिंग, यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. आप वो जब इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो उससे सब बेनिफिट करते हैं. तो आई थिंक ब्रिंगिंग इट बैक, मैंने कहा आप इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई अप्रिसिएशन एंड एडमिरेशन कि आपने जो इन द लास्ट 1-2 साल जो इन्वेस्टर्स के लिए जो अवेयरनेस जनरेट करी है, इट्स रियली कमेंडेबल. एंड वी नीड मोर पीपल लाइक यू. थैंक यू मुस्तफा भाई. तो थैंक यू.